नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे हिस्ट्री से। दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा 4। इससे पहले दोस्तों हिस्ट्री से जो है 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं, जिनको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आज का, और साथ ही साथ आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए। पहला है, आंसर करेंगे। पहला है, चित्तौड़ की त्रिभुवन मंदिर का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था। आपको बताना है चित्तौड़ की त्रिभुवन मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था। ऑप्शन देखिए, राणा सांगा, अहिल्याबाई, रतन सिंह या फिर राजा भोज। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। चित्तौड़ की त्रिभुवन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो राइट आंसर हो जाएगा राजा भोज। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राजा भोज की बात करें दोस्तों, तो राजा भोज से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राजा भोज जो है किस वंश के थे, आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से जो है राजा भोज से आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। राजा भोज जो है किस वंश के थे, तो ये दोस्तों परमार वंश के थे। ठीक है, किस वंश के थे, परमार वंश। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है परमार वंश के थे, और साथ ही साथ इन्होंने जो है कब से कब तक शासन किया, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए राजा भोज ने जो है कब से कब तक शासन किया, आपको याद रखना है। इन्होंने शासन किया था 1010 ईस्वी से लेके 1055 ईस्वी तक। ठीक है, कब से कब तक किया था, 1010 से लेके कब तक शासन किया था, 1055 तक। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है इन्होंने दोस्तों काफ़ी मंदिरों का निर्माण कराया था। तो निर्माण जो इनका कार्य है, निर्माण कार्य, यहाँ पर आपको एक तो याद रखना है त्रिभुवन मंदिर। दूसरा याद रखना है रायसेन मध्य प्रदेश में दोस्तों इन्होंने एक मंदिर बनाया था, भोजपुर शिव मंदिर। ठीक है, कौन सा बनाया था, भोजपुर शिव मंदिर। ठीक है, भोजपुर शिव मंदिर। ठीक है, भोजपुर शिव मंदिर बनाया था। ठीक है, तो ये भोजपुर शिव मंदिर जो है ये आपका कहाँ है, ये है रायसेन मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ है, रायसेन, रायसेन मध्य प्रदेश। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछा जा सकता है कि राजा भोज के दरबार में कौन कौन से विद्वान थे। जैसे आपका भास्कर भट्ट हो गए, ठीक है, धनपाल हो गए, दामोदर मिश्र हो गए। तो काफ़ी सारे जो है विद्वान इनके दरबार में थे, राजा भोज के दरबार में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखने हैं राजा भोज के दरबार में जो है प्रमुख विद्वान कौन कौन से थे, तो आपको याद रखना है भास्कर भट्ट। ठीक है, पहला नाम याद रखना है भास्कर भट्ट। ठीक है, ठीक है, भास्कर भट्ट। ठीक है, दूसरा याद रखना है आपको दामोदर सिंह। ठीक है, याद रखना है दामोदर सिंह। ठीक, तीसरा याद रखना है धनपाल। ठीक है, ठीक है, तीसरा याद रखना है धनपाल। ठीक है, क्या याद रखना है, धनपाल। तो दोस्तों आपको ये सारे फैक्ट याद रखने हैं राजा भोज से। राजा भोज जो है ये किस वंश के थे पूछा जाता है, तो ये परमार वंश के थे। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनका शासनकाल कब से कब तक रहा, कब से कब तक शासन किया, 1010 ईस्वी से लेकर 1055 ईस्वी तक शासन किया दोस्तों राजा भोज ने। और राजा भोज ने जो है दोस्तों त्रिभुवन मंदिर बनाया। ठीक है, साथ ही साथ रायसेन मध्य प्रदेश में भोजपुर शिव मंदिर बनाया था। ठीक है, इनके दरबार में भास्कर भट्ट, दामोदर सिंह, ठीक है, और धनपाल, ये जो है दोस्तों प्रमुख विद्वान इनके दरबार में थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, निम्न में से किस शासक ने कुलीनवाद नामक आंदोलन चलाया था। आपको बताना है किस शासक ने दोस्तों कुलीनवाद नामक आंदोलन चलाया था। ऑप्शन देखिए, लक्ष्मण सेन, सामंत सेन, राजा भोज या फिर बल्लाल सेन। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का, निम्न में से किस शासक ने कुलीनवाद नामक आंदोलन चलाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का बल्लाल सेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, बल्लाल सेन। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है जो कुलीनवाद है, ठीक है, ये कुलीनवाद आंदोलन जो है ये एक दोस्तों आंदोलन नहीं था, ये एक आप कह सकते हैं आप एक सामाजिक व्यवस्था थी। ठीक है, क्या थी, एक सामाजिक
एक सामाजिक व्यवस्था थी। ठीक है, क्या था इसके अंतर्गत? कुलीनवाद के अंतर्गत, कुलीनवाद दोस्तों एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें कुछ वर्गों को जो है क्या कर दिया था, उच्च सामाजिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये दोस्तों ये आंदोलन किसने चलाया था? बल्लाल सेन ने चलाया था। ठीक है, ठीक है। बल्लाल सेन दोस्तों आपको याद रखना है, बल्लाल सेन जो है ये किस वंश के थे? तो बल्लाल सेन जो है ये सेन वंश के थे। ठीक है, सेन वंश। ठीक है, सेन वंश के दोस्तों ये शासक थे। ठीक है, इन्होंने कब से कब तक शासन किया था? बल्लाल सेन ने। तो बल्लाल सेन ने दोस्तों याद रखेंगे इन्होंने किया था 1160 से लेके 1178 तक शासन किया था इन्होंने। ठीक है, कब से कब तक किया था? 1100, ठीक है, 1160 से लेके 1178 तक। ठीक है, 1178 तक शासन किया था दोस्तों बल्लाल सेन ने। सेन वंश के थे दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों ये कुलीनवाद आंदोलन कहाँ चला, ये आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, जो कुलीनवाद आंदोलन था दोस्तों ये चला था बंगाल में। ठीक है, याद रखेंगे कुलीनवाद आंदोलन जो है आपको पूछ लिया जाएगा ये कहाँ चला था। ठीक है, तो ये चला था बंगाल में। ठीक है, कहाँ चला था? बंगाल में चला था। ठीक है, कुलीनवाद आंदोलन कहाँ चला था पूछा जाएगा, तो बंगाल में चला था। किसने चलाया पूछा जाएगा, तो बल्लाल सेन ने चलाया था। ठीक है, याद रखेंगे। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कुलीनवाद जो आंदोलन था ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें कुछ वर्गों को जो है उच्च सामाजिक दर्जा मिला था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे। 3 है दोस्तों, गीत गोविंद के लेखक जयदेव जो है निम्न में से किस शासक के दरबार में थे? आपको बताना है गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव है, आप सभी जानते हैं। तो जयदेव जो है किसके शासन के किस शासक के दरबार में थे? ऑप्शन देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला लक्ष्मण सेन, दूसरा राजा भोज, तीसरा बल्लाल सेन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का? आपको बताना है गीत गोविंद के लेखक जो हैं जयदेव जो है ये किस शासक के दरबार में थे? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा? लक्ष्मण सेन के दरबार में थे दोस्तों जयदेव। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे गीत गोविंद किसने लिखा? तो आप जानते हैं जयदेव ने लिखा। तो जयदेव किस शासक के दरबार में थे? लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों लक्ष्मण सेन की बात करें तो लक्ष्मण सेन दोस्तों आपको याद रखना है ये दोस्तों सेन वंश के चौथे व अंतिम प्रमुख शासक थे। ठीक है, पहला आपको याद रखना है किस वंश के थे ये? सेन वंश। ठीक है, सेन वंश के थे। ठीक है, सेन वंश के शासक। साथ ही साथ आपको याद रखना है ये सेन वंश जो था ये कहाँ था? बंगाल में था। ठीक है, बंगाल में सेन वंश था। ठीक है, बंगाल। तो बंगाल में सेन वंश के शासक थे लक्ष्मण सेन। आपको याद रखना है इनका जो शासन काल था कब से कब तक रहा? तो लक्ष्मण सेन ने दोस्तों 1178 से लेकर 1206 तक शासन किया था। ठीक है, कब से कब तक किया था? 1178 से लेकर आपका 1206 तक जो है इन्होंने शासन किया था। ठीक है, बंगाल में सेन राजवंश के ये चौथे व अंतिम प्रमुख शासक थे। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों लक्ष्मण सेन के साम्राज्य का विस्तार आपको पूछा जा सकता है। तो लक्ष्मण सेन के साम्राज्य का जो विस्तार था इनकी, लक्ष्मण सेन का जो साम्राज्य था कहाँ तक फैला हुआ था? तो ये आप याद रखेंगे लक्ष्मण सेन का जो साम्राज्य विस्तार था वो दोस्तों असम, उड़ीसा, बिहार और प्रयागराज व वाराणसी तक फैला हुआ था। तो यहाँ पर आपको ये फैक्ट याद रखने हैं दोस्तों। ठीक है, लक्ष्मण सेन पहला तो आपको याद रखना है ये बंगाल के सेन राजवंश के चौथे और अंतिम शासक थे। ठीक है, और इनके साम्राज्य का जो विस्तार था वो कहाँ तक था? ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, कब से कब तक शासन किया? 1178 से लेकर 1206 ईस्वी तक शासन किया था इन्होंने। ठीक है, इनके साम्राज्य विस्तार की बात करें तो लक्ष्मण सेन के साम्राज्य का जो विस्तार था कहाँ से कहाँ तक था? तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, असम हो गया। ठीक है, असम। ठीक है, असम, उड़ीसा। ठीक है, असम हो गया, उड़ीसा हो गया। ठीक है, असम, उड़ीसा, बिहार। ठीक है, असम, उड़ीसा, बिहार। साथ ही साथ याद रखिए प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज।
प्रयागराज और वाराणसी। ठीक है, वाराणसी। तो दोस्तों यहाँ तक इनका जो साम्राज्य था वो फैला हुआ था। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों मैंने अभी बताया इनके दरबार में जयदेव हो गया, ठीक है, और हलायुद्ध जैसे विद्वान इनके दरबार में थे। ठीक है, इनके दरबार में कौन कौन से विद्वान थे आपको पूछा जा सकता है। एक तो क्वेश्चन में आपने देखा जयदेव हो गया, दूसरा याद रखेंगे इनके दरबार में कौन थे, हलायुद्ध। ठीक है, हलायुद्ध। ठीक है, आपको सीधे पूछ लिया जाएगा कि हलायुद्ध नामक विद्वान जो है किसके दरबार में थे। तो ये दोस्तों किसके दरबार में थे, लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। ठीक है, लक्ष्मण सेन दोस्तों ये किस धर्म के अनुयायी थे, तो दोस्तों पूछा जाएगा आपको लक्ष्मण सेन के बारे में। तो ये दोस्तों किस धर्म के अनुयायी थे, ये थे वैष्णव धर्म के अनुयायी। ठीक है, किस धर्म के अनुयायी थे ये, वैष्णव धर्म के अनुयायी। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं लक्ष्मण सेन से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 का आंसर करेंगे। 4 है दोस्तों, बांसवाड़ा अभिलेख का संबंध किस शासक से है। आपको बताना है बांसवाड़ा अभिलेख जो है ये किस राजा से, इसका किस शासक से इसका संबंध है। ऑप्शन देखिए, उदयादित्य, लक्ष्मण देव, राजा भोज या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का, बांसवाड़ा अभिलेख का संबंध किस शासक से है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजा भोज। ठीक है, याद रखेंगे बांसवाड़ा अभिलेख का संबंध किस शासक से है, तो राजा भोज से है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा 4 का। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किस शासक ने कश्मीर में कृषि विकास के लिए जो है नहर का निर्माण कराया था। ठीक है, आपको बताना है किस शासक ने कश्मीर में कृषि विकास के लिए नहर का निर्माण करवाया था। ऑप्शन देखिए, अवंती वर्मन, दूसरा देखिए ललितादित्य मुक्तापीठ, तीसरा देखिए संग्रामराज या चौथा दुर्लभ वर्मन। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का, निम्न में से किस शासक ने कश्मीर में कृषि विकास के लिए नहर का निर्माण करवाया था। तो 5 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, अवंती वर्मन। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अवंती वर्मन की बात करें तो अवंती वर्मन दोस्तों ये कश्मीर के उत्पल वंश के राजा थे। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा कि जो अवंती वर्मन है ये किस वंश के शासक थे। ठीक है, कश्मीर में उत्पल वंश के शासक थे। ठीक है, उत्पल वंश। ठीक है, उत्पल वंश के क्या थे, शासक थे दोस्तों, याद रखना है। साथ ही साथ उत्पल वंश के संस्थापक थे और एक महान राजा थे। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है उत्पल वंश के संस्थापक कौन थे, तो उत्पल वंश के संस्थापक जो थे कौन थे, अवंती वर्मन। ठीक है, याद रखेंगे। इनके दरबार में दोस्तों विद्वान थे कौन थे, इनके दरबार में विद्वान, प्रसिद्ध विद्वान थे आनंदवर्धन। ठीक है, याद रखेंगे इनके दरबार में, अवंती वर्मन के दरबार में कौन से विद्वान थे। ठीक है, नाम याद रखेंगे उनका, आनंदवर्धन। ठीक है, आनंदवर्धन। ठीक है, आनंदवर्धन जो है दोस्तों ये प्रसिद्ध विद्वान रहे हैं और ये किसके दरबार में थे, अवंती वर्मन के दरबार में थे। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों अवंती वर्मन ने जो है कब से कब तक शासन किया, तो ये भी आपको याद रखना है। अवंती वर्मन ने जो है दोस्तों 855 से लेकर, ठीक है, 855 से लेकर 883 तक जो है इन्होंने शासन किया था, 883 ईस्वी तक। ठीक है, तो अवंती वर्मन से सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अवंती वर्मन जो है कश्मीर के उत्पल वंश के राजा थे और उत्पल वंश की स्थापना जो है इन्होंने की थी अवंती वर्मन ने, और इनके दरबार में जो है आनंदवर्धन नामक विद्वान थे। ठीक है, साथ ही साथ अवंती वर्मन ने जो है अवंतीपुर नामक नगर भी बसाया था। ठीक है, कौन सा नगर बसाया था इन्होंने, अवंतीपुर। ठीक है, अवंतीपुर। ठीक है, तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, 10 कुमार चरित्रम के लेखक दंडी जो है निम्न में से किसके दरबार में थे। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं 10 कुमार चरित्रम की रचना किसने की है, दंडी ने की है। ठीक है, आप सभी ने पढ़ा है। तो ये किसके दरबार में थे दंडी। ऑप्शन देखिए, महेंद्र वर्मन, सिंह विष्णु, नरसिंह वर्मन द्वितीय या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का, 10 कुमार चरित्रम के लेखक दंडी जो हैं ये किसके दरबार में थे। तो राइट आंसर हो जाएगा 6 का दोस्तों,
नरसिंह वर्मन द्वितीय। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे दंडी जो है ये किसके दरबार में थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछा जाएगा कि नरसिंह वर्मन जो है दोस्तों, नरसिंह वर्मन द्वितीय जो है ये किस वंश के शासक थे? ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये किस वंश के शासक थे दोस्तों? आप सभी ने पढ़ा होगा, नरसिंह वर्मन जो है ये आपके पल्लव वंश के एक महान शासक थे। ठीक है, कौन से वंश के थे? पल्लव वंश के। ठीक है, दूसरी चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, इन्होंने कब से कब तक शासन किया? ठीक है, लगभग जो है दोस्तों इन्होंने जो है आपका 695 से लेकर 728 ईस्वी तक शासन किया था। 695 से लेकर आपका 728 ईस्वी तक शासन किया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनको जो है राज सिंह और राजमल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पूछ लिया जाएगा आपको कि किस शासक को राजमल राज सिंह के नाम से जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है नरसिंह वर्मन द्वितीय को? राज सिंह। ठीक है, राज सिंह, और आपका दूसरा याद रखेंगे राज सिंह और राजमल। ठीक है, राजमल। ठीक है, ये दोनों जो है नामों से इनको जाना जाता है नरसिंह वर्मन द्वितीय को। ठीक है, नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में कई प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण हुआ था दोस्तों, ये आपको याद रखने हैं। पूछ लिया जाएगा कि किस शासक के शासनकाल में जो है महाबलीपुरम का सूर्य मंदिर बना था। ठीक है, साथ ही साथ कांचीपुरम का कैलाश मंदिर बना था। तो आपको ये दोनों चीज याद रखनी है, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सारे फैक्ट याद रखने हैं। साथ ही साथ जो प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण हुआ था नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में, उनमें पहला आता है आपका, क्या आता है? महाबलीपुरम का सूर्य मंदिर। ठीक है, पहला क्या आता है? महाबलीपुरम का सूर्य मंदिर। ठीक है, महाबलीपुरम का, ठीक है, महाबलीपुरम का सूर्य मंदिर। ठीक है, सूर्य मंदिर। दूसरा याद रखेंगे, दूसरा मंदिर याद रखेंगे कांचीपुरम का कैलाश मंदिर। ठीक है, कांचीपुरम का, कांचीपुरम का, कांचीपुरम का कैलाश मंदिर। ठीक है, कैलाश मंदिर। आपको पूछ लिया जाएगा दोस्तों किस शासक के शासनकाल में जो है कांचीपुरम का कैलाश मंदिर बना था, आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय। और आपको पूछ लिया जाएगा किस शासक के शासनकाल में महाबलीपुरम का सूर्य मंदिर बना था, आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय। ठीक है, तो सारे फैक्ट आपको नरसिंह वर्मन द्वितीय से याद रखने हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 में आपको बताने हैं दोस्तों चोल प्रशासन में चतुर्वेदी मंगलम का तात्पर्य क्या था? ठीक है, चोल प्रशासन दोस्तों, चोल प्रशासन के बारे में मैंने आपको बताया था। चोल प्रशासन में चतुर्वेदी मंगलम का तात्पर्य क्या था? ऑप्शन देखिए, पहला मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि, दूसरा देखिए जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि, तीसरा देखिए ब्राह्मणों को दी गई करमुक्त भूमि, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 7 का राइट आंसर? चोल प्रशासन में चतुर्वेदी मंगलम का तात्पर्य है दोस्तों ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, आपको पूछा जाएगा कि चोल प्रशासन में चतुर्वेदी मंगलम का क्या तात्पर्य है, तो चतुर्वेदी मंगलम जो है ये था दोस्तों ब्राह्मण को दी गई कर मुक्त भूमि। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों चोल प्रशासन आप जानती हैं दक्षिण भारत के तमिलनाडु क्षेत्र में दोस्तों ये आपका केंद्रित था चोल प्रशासन। ठीक है, साथ ही साथ चोल प्रशासन की राजधानी पूछी जाती है। चोल प्रशासन की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? तंजावुर यानी कि तंजौर थी। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है चोल प्रशासन में उर क्या था? ठीक है, चोल प्रशासन में उर क्या था दोस्तों? ऑप्शन देखिए, पहला व्यापारियों की सभा, दूसरा देखिए नगर की स्थानीय सभा, या सी देखिए सड़कों की देखभाल करने वाला, या फिर डी सर्वसाधारण लोगों की स्थानीय सभा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों चोल प्रशासन में उर क्या था? उर दोस्तों ये क्या था चोल प्रशासन में उर? ये था सर्वसाधारण लोगों की स्थानीय सभा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सर्वसाधारण लोगों की स्थानीय सभा थी दोस्तों उर। ठीक है, उर जो है चोल प्रशासन में क्या था दोस्तों? ये ग्राम स्तर पर थी।
ठीक है, किस पर थी? ग्राम स्तर पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, चोल काल में कुल कितना भूमि कर लिया जाता था? तो आपको बताना है चोल काल में भूमि कर कितना था। ठीक है, कुल कितना भूमि कर जो है लिया जाता था चोल प्रशासन में, चोल काल में। ऑप्शन देखिए 1/2, 1/3, 1/4 या फिर 1/6। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा 9 का? चोल काल में कुल कितना भूमि कर लिया जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रकूट वंश के किस शासक ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने प्राण त्यागे थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पहले भी कई बार पूछा गया है। आपको बताना है राष्ट्रकूट वंश के किस शासक ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने प्राण त्यागे थे? ऑप्शन देखिए, पहला अमोघ वर्ष प्रथम, इंद्र तृतीय, कृष्ण तृतीय या फिर ध्रुव। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का? राष्ट्रकूट वंश के किस शासक ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने प्राण त्यागे थे? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अमोघ वर्ष प्रथम। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, अमोघ वर्ष प्रथम। अमोघ वर्ष प्रथम जो है दोस्तों आपको याद रखना है। ठीक है, इनका पूछा जाता है कि इनका एक कन्नड़ साहित्य में इनकी प्रसिद्ध ग्रंथ है कवि राजमार्ग। ठीक है, कई बार पूछा गया है। अमोघ वर्ष का जो है एक कन्नड़ साहित्य में प्रसिद्ध ग्रंथ है कविराज, ये कई बार पूछा गया है, इसका याद रखेंगे इसको, कविराज मार्ग। ठीक है, कविराज मार्ग जो है दोस्तों ये एक आपका प्रसिद्ध ग्रंथ है कन्नड़ साहित्य का। ठीक है, कन्नड़ साहित्य। ठीक है, कन्नड़ साहित्य का प्रसिद्ध ग्रंथ है कविराज मार्ग। ठीक है, इसकी रचना किसने की है? तो इसकी रचना की है अमोघ वर्ष प्रथम ने। ठीक है, और अमोघ वर्ष प्रथम दोस्तों ये जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, जैन धर्म को मानने वाले थे अमोघ वर्ष प्रथम। ठीक है, तो कविराज मार्ग याद रखेंगे, ये प्रसिद्ध ग्रंथ है इनका और कन्नड़ साहित्य का है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे और इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, विल्हण निम्न में से किस शासक के दरबार में थे? आपको बताना है विल्हण जो है 21 शासक के दरबार में थे। ऑप्शन देखिए, सोमेश्वर प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, सोमेश्वर प्रथम और तैलभ द्वितीय या फिर विक्रमादित्य षष्ठ। यहाँ पर 2 बार सोमेश्वर प्रथम आया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है विल्हण जो है किस शासक के दरबार में थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 का राइट आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य षष्ठ। ठीक है, ई ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में थे दोस्तों विल्हण। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर करना है निम्न में से किस राजा के द्वारा सोमनाथ मंदिर को जो है, सोमनाथ मंदिर का व्यवस्थित पुनर्निर्माण करवाया गया था? ठीक है, आपको बताना है किस राजा के द्वारा जो है सोमनाथ मंदिर का व्यवस्थित पुनर्निर्माण कराया गया था? ऑप्शन देखिए, भीम प्रथम, मूलराज द्वितीय, कुमारपाल या फिर मूलराज प्रथम। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का? सोमनाथ मंदिर दोस्तों। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? सोमनाथ मंदिर कहाँ है आपका? ये आपका गुजरात में है। ठीक है, तो इसका व्यवस्थित पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो 12 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका कुमारपाल। ठीक है, क्या हो जाएगा? कुमारपाल। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों सोमनाथ मंदिर का कई बार दोस्तों पुनर्निर्माण करवाया गया। ठीक है, जिसमें आपका कुमारपाल ने इसका निर्माण करवाया था, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण। साथ ही साथ नागभट्ट द्वितीय ने भी करवाया था। ठीक है, नागभट्ट द्वितीय ने भी करवाया था। ठीक है, साथ ही साथ आपका याद रखना है भीमदेव सोलंकी ने भी करवाया था। ठीक है, भीमदेव सोलंकी। ठीक है, भीमदेव सोलंकी ने भी जो है क्या कराया था? सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। तो इनके नाम याद रखने हैं, कुमारपाल, नागभट्ट, भीमसेन सोलंकी। तीनों ने जो है क्या कराया था? सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बताना है सुल्तान की उपाधि धारित करने वाला प्रथम शासक कौन था? आपको बताना है दोस्तों सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन देखिए, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी या इल्तुतमिश या फिर मोहम्मद बिन कासिम। क्या हो जाएगा दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ठीक है। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन आपको देने हैं, यहाँ पर राइट आंसर देना है। मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, इल्तुतमिश या फिर मोहम्मद बिन कासिम। क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? ये था दोस्तों महमूद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी दोस्तों इसने कब से कब तक शासन किया आपको याद रखना है। ठीक है, महमूद गजनवी ने दोस्तों 971 से लेकर 1971 से लेकर आपका 1030 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, महमूद गजनवी ने। ठीक है, गजनी साम्राज्य का दोस्तों एक शक्तिशाली क्या था? तुर्क शासक था। ठीक है, क्या था? तुर्क शासक। ठीक है, तो कब से कब तक शासन किया? महमूद गजनवी ने 971 से लेकर 1030 तक शासन किया। ये एक तुर्क शासक था दोस्तों। ठीक है, आपको पता होगा महमूद गजनवी ने जो है भारत पर जो है 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, ये आपने सभी ने पढ़ा है, 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने, जिसमें आपका प्रमुख आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। कब किया था? 1025 ईस्वी में किया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया और जो उसका प्रमुख आक्रमण था, ठीक है, प्रमुख जो था वो था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। ठीक है, सोमनाथ, ठीक है, सोमनाथ मंदिर पर इसने आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। कब किया था दोस्तों ये पूछा जाता है। तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था दोस्तों 1025 ईस्वी में। ठीक है, 1025 ईस्वी में कहाँ आक्रमण किया था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर आपका कहाँ है? ये है आपका गुजरात में। ठीक है, कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। महमूद गजनवी ने जो है सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। साथ ही साथ दोस्तों भारत में महमूद गजनवी को जो है क्या कहा जाता है? इसको लुटेरा कहा जाता है, लुटेरा। ठीक है, याद रखेंगे किस शासक को लुटेरा कहा जाता है? याद रखेंगे गजनवी को क्या कहा जाता है? लुटेरा कहा जाता है, लुटेरा। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों जो महमूद गजनवी है इसको मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। ठीक है, मूर्तियों को नष्ट करने वाला शासक। ठीक है, क्या कहा जाता है? मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक किस शासक को कहा जाता है? आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, मूर्ति भंजक कहा जाता है महमूद गजनवी को। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों महमूद गजनवी के दरबार में जो है कौन कौन से विद्वान थे ये पूछा जाता है। ठीक है, देखिए महमूद गजनवी के दरबार में दोस्तों आपने याद रखना है, दो विद्वानों के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, पहला है फिरदौसी। ठीक है, पहला है फिरदौसी। ठीक है, फिरदौसी हो गया। दूसरा विद्वान याद रखेंगे अल बरूनी। ठीक है, अल अल बरूनी। ठीक है, तो दोनों जो विद्वान थे किसके दरबार में थे? महमूद गजनवी के दरबार में थे, फिरदौसी और अल बरूनी। ठीक है, फिरदौसी ने क्या लिखा था? फिरदौसी ने लिखा था दोस्तों शाहनामा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा शाहनामा किसने लिखा था? पूछा जाएगा आपको शाहनामा, तो शाहनामा लिखा था फिरदौसी ने। ठीक है, अल बरूनी ने क्या लिखा था? अल बरूनी ने लिखा था किताबुल हिंद। ठीक है, क्या लिखा था? किताबुल हिंद। ठीक है, किताबुल हिंद, किताबुल हिंद। ठीक है, तो दोनों जो विद्वान थे दोस्तों ये किसके दरबार में थे? महमूद गजनवी के दरबार में थे। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 में आपको बताना है महमूद गजनवी के सोमनाथ आक्रमण के दौरान वहां का शासक कौन था? तो आपको बताना है दोस्तों महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था 1025 ईस्वी में। तो उसमें वहां का शासक कौन था आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, मूलराज प्रथम, मूलराज द्वितीय, भीम प्रथम या फिर भीम द्वितीय। क्या हो जाएगा राइट आंसर 14 का? महमूद गजनवी के सोमनाथ आक्रमण के दौरान वहां का शासक कौन था? तो आपको याद रखना है दोस्तों सोमनाथ पर आक्रमण कब किया था? कई बार आपको बता रहा हूँ, उसको याद रखेंगे, पूछा जाता है। 1025 में किया था सोमनाथ पर आक्रमण महमूद गजनवी के द्वारा, 1025 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? उस समय शासक कौन था?
तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का दोस्तों भीम प्रथम। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखेंगे, जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था तो वहाँ का शासक था भीम प्रथम। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है दोस्तों भीम प्रथम जो है ये किस वंश के शासक थे। ठीक है, तो भीम प्रथम जो है ये चालुक्य वंश के थे दोस्तों। ठीक है, चालुक्य वंश के थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 का आंसर करना है। 15 नंबर है, देखिए सियासतनामा किसकी रचना है, आपको बताना है सियासतनामा जो है ये किसकी रचना है। ऑप्शन देखिए फिरदौसी, बेहाकी, उतबी या फिर निजामुल मुल्क। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। सियासतनामा किसकी रचना है, तो सियासतनामा दोस्तों ये रचना है आपकी निजाम उल मुल्क की। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, निजामुल मुल्क की रचना है सियासतनामा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से किस शासक ने सबसे कम शासन किया। आपको बताना है किस शासक ने जो है सबसे कम समय तक शासन किया। ऑप्शन देखिए गयासुद्दीन बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन मसूद शाह या फिर बहराम शाह। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का, किस शासक ने सबसे कम समय तक शासन किया। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 16 का बहराम शाह। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहराम शाह ने दोस्तों सबसे कम समय तक शासन किया था। ठीक है, अब कब से कब तक शासन किया था ये आपको याद रखना है। ठीक है, और बहराम शाह जो है दोस्तों दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के दोस्तों ये छठे सुल्तान थे, इनकी गुलाम वंश के शासक थे। ठीक है, गुलाम वंश। ठीक है, तो बहराम शाह दोस्तों इन्होंने कब से कब तक शासन किया, इन्होंने शासन किया था 1240 से लेकर, ठीक है 1240 से लेकर 1242 तक जो है इन्होंने शासन किया था। तो आपको याद रखना है सिर्फ जो है 2 वर्ष जो है इन्होंने शासन किया था। ठीक है, कितने वर्ष किया था, 2 वर्ष शासन किया था बहराम शाह ने। ठीक है, बहराम शाह दोस्तों ये दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के छठे सुल्तान थे। और किसके पुत्र थे बहराम शाह, तो ये थे दोस्तों इल्तुतमिश के पुत्र। ठीक है, किसके पुत्र थे ये, इल्तुतमिश के। ठीक है, इल्तुतमिश के पुत्र थे बहराम शाह। और इन्होंने दोस्तों सबसे कम समय तक शासन किया, सिर्फ जो है 2 वर्ष तक शासन किया था इन्होंने। ठीक है, 1240 से लेकर 1242 तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17। आपको बताना है इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले कहाँ का गवर्नर था। ये मैंने पहले भी बताया आपको। ठीक है, आपको बताना है इल्तुतमिश जो है सुल्तान बनने से पहले कहाँ का गवर्नर था। ऑप्शन देखिए लाहौर, बदायूं, बंगाल या फिर दक्षिण क्षेत्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 का दोस्तों, क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले कहाँ का गवर्नर था, तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बदायूं। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा बदायूं। और इल्तुतमिश के बारे में आप सभी जानते हैं, इल्तुतमिश जो है ये दोस्तों इनका शासनकाल कब से कब तक रहा है। इनको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को। ठीक है, इल्तुतमिश ने कब से कब तक शासन किया, इनने शासन किया था 1211 से लेके आपका 1236 तक। ठीक है, 1211 से लेकर 1236 तक शासन किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश दोस्तों दिल्ली सल्तनत का इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है, दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है इनको। वास्तविक संस्थापक किसका, संस्थापक जो है किसका माना जाता है, दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है इनको जो है क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है गुलामों का गुलाम। ठीक है, इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है, गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा किस शासक को जो है गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ठीक है, गुलामों का गुलाम दोस्तों किसको कहा जाता है, गुलामों का गुलाम, तो ये कहा जाता है आपका इल्तुतमिश को। ठीक है, साथ ही साथ कुतुबुद्दीन ऐबक का दोस्तों गुलाम था इल्तुतमिश, आप सभी ने पढ़ा है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था दोस्तों। ठीक है, इल्तुतमिश। यहाँ पर दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इल्तुतमिश ने जो है कौन कौन सी जो है मुद्रा चलाई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है इनके द्वारा चलाई गई मुद्रा आपको याद रखनी है। ठीक है, इल्तुतमिश ने दोस्तों 2 सिक्के चलाए थे, 2 मुद्राएं चलाई थी। एक तो चलाया था चांदी का टंका। ठीक है, याद रखेंगे पूछा जाता है
चांदी का टंका और तांबे का जीतल। ठीक है, तांबे का जीतल। ठीक है, तो ये आपको याद रखने। ठीक है, इल्तुतमिश ने जो है चांदी का टंका और तांबे का जीतल जो है सिक्के चलाए थे। ठीक है, ये दोनों याद रखेंगे, पूछे जाते हैं कि किस शासक ने जो है टंका और जीतल नामक मुद्राएं चलाई थी। तो याद रखेंगे, आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करेंगे। 18 है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। आपको बताना है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने जो है शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। ऑप्शन हो गया अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक। क्या हो जाएगा 18 का राइट आंसर? 18 का राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे, यानी कि आपका क्या क्या चलाया था, अभी मैंने ऊपर बताया आपको क्या चलाया था। चांदी का टंका और तांबे का जीतल। ठीक है, ये शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे इल्तुतमिश ने। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, मिनहाज उस सिराज ने निम्न में से किसे दिल्ली का आदर्श सुल्तान कहा है। ठीक है, मिनहाज उस सिराज ने दोस्तों किसे जो है दिल्ली का आदर्श सुल्तान कहा है। ऑप्शन देखिए, इल्तुतमिश, मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद या फिर अलाउद्दीन खिलजी। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का? मिनहाज उस सिराज जो है दोस्तों, इन्होंने दिल्ली का आदर्श सुल्तान माना है। किसको माना है? तो याद रखेंगे नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नसरुद्दीन महमूद जो है दोस्तों, ये गुलाम वंश के 8वें नंबर के सुल्तान थे। ठीक है, गुलाम वंश के, ठीक है, गुलाम वंश के 8वें क्रम के जो है क्या थे, सुल्तान थे। ठीक है, सुल्तान थे। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ दोस्तों, ये नसरुद्दीन महमूद जो है, इन्होंने कब से कब तक शासन किया, ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने शासन किया था 1246 से लेकर, ठीक है, 1246 से लेकर 1266 तक। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ दोस्तों, नसरुद्दीन महमूद जो थे, ये इल्तुतमिश के क्या थे, पोते थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नसरुद्दीन महमूद जो है, ये किसके पोते थे? इल्तुतमिश के। ठीक है, ठीक है, इल्तुतमिश के क्या थे? इल्तुतमिश के पोते थे। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, निम्न में से कौन सा शासक जो है कुरान की नकल कर उसे बेचकर आय प्राप्त करता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कौन सा ऐसा शासक था जिसने जो है कुरान की नकल करके जो है उसको बेचकर जो है आय प्राप्त करता था। कौन सा शासक था ऐसा? ऑप्शन देखिए, मुबारक शाह, मसूद शाह, बहराम शाह, मुबारक शाह या फिर नसरुद्दीन महमूद। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर 20 का? आपको बताना है कौन सा ऐसा शासक था जो कुरान की नकल कर उसको बेचकर आय प्राप्त करता था। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, ऑप्शन ई आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अभी मैंने ऊपर बताया आपको, नसीरुद्दीन महमूद जो है ये दिल्ली सल्तनत में जो है गुलाम वंश के शासक थे दोस्तों, नसीरुद्दीन मोहम्मद, और इल्तुतमिश के पोते थे। और नसीरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में जो है संपूर्ण जो शक्ति थी वो किसके हाथों में थी? बलबन के हाथों में। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, बलबन के हाथों में संपूर्ण सत्ता थी। ठीक है, इनके शासनकाल में। साथ ही साथ दोस्तों, कुरान की नकल करके और टोपियां सीकर जीवन यापन करते थे नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, याद रखेंगे, आपको पूछ लिया जाएगा कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा शासक था जो टोपियां सीकर जीवन यापन करता था। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, टोपियां सीकर। ठीक है, टोपियां सीकर जो है ये क्या करता था, अपना जीवन निर्वाह करता था। ठीक है, टोपियां सीकर और कुरान की नकल करके जो है ये जीवन यापन करता था नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, दोनों याद रखेंगे। और इनके शासनकाल में संपूर्ण जो शक्ति थी वो किसके हाथ में थी? बलबन के हाथ में थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, आपको आंसर करना है।
दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज क्या था? ठीक है, आपको बताना है दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज जो है दोस्तों ये क्या था? राजस्व विभाग था, कृषि विभाग था, सैन्य विभाग था या फिर गुप्तचर विभाग था? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा सैन्य विभाग। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज क्या था? सैन्य विभाग था दोस्तों ये। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, निम्न में से किस शासक ने हिंदुओं के प्रति उदार रुख अपनाते हुए शासन के महत्वपूर्ण पदों पर उनकी योग्यता अनुसार नियुक्ति की थी? ऑप्शन देखिए, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर जलालुद्दीन खिलजी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? निम्न में से किस शासक ने हिंदुओं के प्रति उदार रुख अपनाते हुए शासन के महत्वपूर्ण पदों पर उनकी योग्यता अनुसार नियुक्ति की थी? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे जलालुद्दीन खिलजी ने जो है हिंदुओं के प्रति जो है इनकी दोस्तों उदार रुख था इनका, और इन्होंने महत्वपूर्ण पदों पर जो है हिंदुओं को जो है योग्यता अनुसार नियुक्त किया था। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। आप जानते हैं जलालुद्दीन खिलजी कौन थे दोस्तों? जलालुद्दीन खिलजी जो है ये खिलजी वंश के क्या थे? संस्थापक थे। ठीक है, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे पूछा जाएगा, तो ये दोस्तों खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, आपको संस्थापक पूछा जाएगा तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का, ठीक है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी थे। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर याद रखना है जलालुद्दीन खिलजी का शासन कब से कब तक रहा? ठीक है, ये पूछा जाएगा। तो जलालुद्दीन खिलजी का जो शासनकाल रहा दोस्तों वो रहा है आपका 1290 से लेकर 1296 तक। ठीक है, कब से कब तक रहा है? 1290 से लेकर 1296 तक जो है शासन रहा है दोस्तों किसका? जलालुद्दीन खिलजी का। ठीक है, याद रखेंगे, पूछा जाएगा कभी आपको समय। ठीक है, इनका शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1290 से लेकर 1296 तक शासन रहा दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी का। साथ ही साथ दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी दोस्तों गुलाम वंश के अंतिम शासक जो है कैकुवात को हराकर जो है 70 वर्ष की आयु में ये सुल्तान बने थे। ठीक है, तो 70 यानी कि 70 साल में जो है ये क्या बने थे? सुल्तान बने थे। ठीक है, ये भी पूछा जाता है तो याद रखेंगे। साथ ही साथ जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे जो है अलाउद्दीन खिलजी ने की थी और उसके बाद जो है सिंहासन संभाला था। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जलालुद्दीन खिलजी से याद रखना है, ये खिलजी वंश के संस्थापक थे। इनका शासनकाल 1290 से 1296 तक रहा और 70 वर्ष की आयु में दोस्तों ये सुल्तान बने थे। ठीक है, और जलालुद्दीन खिलजी की हत्या जो है उनके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करेंगे। निम्न में से किसे जो है इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है? तो आपको बताना है दोस्तों इनमें से किसे जो है इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन देखिए, ढाई दिन का झोपड़ा, अलाई दरवाजा, बलबन का मकबरा या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर 23 का? किसे जो है इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाएगा इस्लामी वास्तुकला का रत्न जो है किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा कुछ 23 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? अलाई दरवाजा। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अलाई दरवाजे को दोस्तों क्या कहा जाता है? इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। तो दोस्तों अलाई दरवाजा कहाँ है आपको पता होना चाहिए। अलाई दरवाजा जो है ये दिल्ली के महरौली में स्थित है। ठीक है, दिल्ली याद रखेंगे, दिल्ली महरौली। ठीक है, दिल्ली, एक मिनट। ठीक है, अलाई दरवाजा कहाँ है? तो ये है आपका दिल्ली महरौली में। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? ठीक है, पूछा जाएगा अलाई दरवाजा किसने बनाया था? तो अलाई और से याद रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों बनाया था। ठीक है, अलाई दरवाजा। ठीक है, कब बनाया था? तो आपको याद रखना है, पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है 1311 में। ठीक है, याद रखेंगे 1311 ईस्वी में जो है अलाई दरवाजे का निर्माण किया था। किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाई दरवाजा कहाँ है? ये दिल्ली के महरौली में स्थित है। आपको पूछा जाएगा दोस्तों कहाँ है? ठीक है, किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। कहाँ है? दिल्ली महरौली में है। कब बनवाया था इसको? 1311 ईस्वी में। ठीक है, तीनों फैक्ट याद रखेंगे। चलिए
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। 24 का आंसर करेंगे निम्न में से किस शासक के काल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। ठीक है, आपको बताना है किस शासक के काल में जो है सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। ऑप्शन देखिए, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। क्या हो जाएगा 24 का राइट आंसर? क्या हो जाएगा 24 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। याद रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे ज्यादा जो है क्या हुए थे, मंगोल आक्रमण हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। 25 का आंसर करेंगे निम्न में से किस शासक ने अमीर वर्ग को अनुदान में दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदला। आपको बताना है किस शासक ने अमीर वर्ग के पास अमीर वर्ग को जो अनुदान में दी गई भूमि थी उसको क्या किया, उसने वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। कौन सा ऐसा शासक था? ऑप्शन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। क्या हो जाएगा 25 का राइट आंसर? ऐसा कौन सा शासक था जिसने अमीर वर्ग को अनुदान में दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदला? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका। चलिए 26 नंबर का देखिए, सल्तनत कालीन पहला शासक कौन था जिसने भूमि की पैमाइश कराई थी। ठीक है, आपको बताना है सल्तनत कालीन पहला शासक कौन था जिसने भूमि की पैमाइश कराई थी। ठीक है, भूमि की पैमाइश का मतलब है यहाँ पर भूमि को मापना। ठीक है, तो भूमि की पैमाइश किसने कराई थी सबसे पहले सल्तनत काल में? ऑप्शन देखिए, मोहम्मद गौरी, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर इनमें से कोई नहीं। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखेंगे सबसे पहला शासक था जिसने भूमि की पैमाइश कराई थी। आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर। आंसर करिए, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? आपको बताना है दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने स्वयं को जो है खलीफा घोषित किया था? ऑप्शन देखिए, नसरुद्दीन खुसरो, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मुबारक शाह खिलजी। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर? 27 में क्या हो जाएगा? ऐसा कौन सा सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जिसने सबसे पहले स्वयं को जो है खलीफा घोषित किया था? 27 का राइट आंसर हो जाएगा मुबारक शाह खिलजी। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मुबारक शाह खिलजी जो है दोस्तों ये कौन थे? ठीक है, मुबारक शाह खिलजी जो है ये अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। ठीक है, किसका पुत्र था ये? पुत्र किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है ये दिल्ली सल्तनत के दोस्तों खिलजी वंश के अंतिम शासक भी थे। आपको पूछ लिया जाएगा कि आपका खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक, ठीक है, अंतिम शासक खिलजी वंश का कौन था? मुबारक शाह खिलजी। ठीक है, याद रखेंगे। इन्होंने दोस्तों कब से कब तक शासन किया? इन्होंने किया था 1299 से लेकर आपका 1320 तक जो है इन्होंने शासन किया था। ठीक है, ये भी साथ में आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। 28 का आंसर करेंगे, वह पहला सुल्तान जिसने नहरों का निर्माण कराया। ऑप्शन देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर 28 का? वो पहला सुल्तान जिसने नहरों का निर्माण कराया था, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे नहरों का निर्माण जो है किसने कराया था सबसे पहले? तो गयासुद्दीन तुगलक, याद रखेंगे। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक आप जानती हैं दोस्तों ये कौन थे? ये तुगलक वंश के संस्थापक थे। ठीक है, कौन थे ये? तुगलक वंश के संस्थापक। ठीक है, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तो गयासुद्दीन तुगलक थे। ठीक है, संस्थापक। ठीक है, इन्होंने जो है कब से कब तक शासन किया ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने जो है दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 से लेकर कब तक शासन किया? 1320 से लेकर 25 तक। ठीक है, 1325 तक। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक की बात हो रही है, तो गयासुद्दीन तुगलक ने दोस्तों तुगलकाबाद शहर की स्थापना भी की थी। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। 29 का आंसर करेंगे, निम्न में से किसने दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा बनाया था? आपको बताना है दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा किसने बनवाया था? ऑप्शन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर इनमें से
कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, याद रखेंगे, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा बनाया था, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक की बात हो रही है। मोहम्मद बिन तुगलक आप जानती हैं दोस्तों, इनको जो है, इनने जो है राजधानी परिवर्तन किया था। ठीक है, स्थानांतरित की थी राजधानी। ठीक है, और इनको जो है पागल या सन की सुल्तान भी कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक है, ये जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इसको आपने सारी जो है नोट करनी है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक की बात हो रही है तो आपको क्या क्या याद रखना है यहाँ से देखिए। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल कब से कब तक रहा है? ठीक है, 1290 से लेकर इनका शासनकाल रहा कब तक? 1351। ठीक है, कब तक रहा है? 1290 से लेकर 1351 तक। ठीक है, ये याद रखना है। साथ ही साथ मोहम्मद बिन तुगलक जो है दोस्तों, ये किसके पुत्र थे? ये थे दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र थे। ठीक है, किसके पुत्र थे? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र थे आपका मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों पूछा जाता है कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित किसने की थी? ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन किया था, राजधानी स्थानांतरित की थी। कहाँ से कहाँ? दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? दौलताबाद। ठीक है, दिल्ली से कहाँ की थी? दौलताबाद। ठीक है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी जो है स्थानांतरित किस शासक ने की थी पूछा जाता है। आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, याद रखेंगे दौलताबाद या जिसे हम देवगिरी कहते हैं, याद रखेंगे दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी राजधानी स्थानांतरित किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दोस्तों एक अफ्रीकी यात्री भारत आया था। कौन आया था? ठीक है, तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन अफ्रीकी यात्री आया था? इब्न बतूता। ठीक है, इब्न इब्न बतूता। ठीक है, तो इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ये कहाँ का यात्री था दोस्तों? ये अफ्रीका था, अफ्रीकन था। ठीक है, अफ्रीका से आया था। उसके बाद देखिए दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक को जो है सन की व पागल सुल्तान कहा जाता है। ठीक है, सन की सन की और पागल सुल्तान किसको कहा जाता है? ठीक है, सन की और पागल सुल्तान किसको कहा जाता है? एक मिनट। सन की ठीक है, सन की और पागल सुल्तान जो है किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 और आज का आखिरी क्वेश्चन। निम्न में से किसने जो है मोहम्मद बिन तुगलक को मैन ऑफ नॉलेज कहा था? ठीक है, आपको बताना है किसने जो है मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा था? मैन ऑफ नॉलेज किसने कहा था? ऑप्शन देखिए, स्मिथ महोदय और लेनपूल महोदय, बलबन, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? मोहम्मद बिन तुगलक को मैन ऑफ नॉलेज किसने कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा नीलपूल महोदय। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में मैंने अभी ऊपर बताया था आपको। ठीक है, कब से कब तक शासन रहा? ठीक है, राजधानी परिवर्तन कहाँ से कहाँ किया? दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित की। ठीक है, इनके शासनकाल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया था। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और यहाँ पर किसने जो है मोहम्मद बिन तुगलक को मैन ऑफ नॉलेज कहा? तो आंसर हो जाएगा लेनपूल महोदय। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।